हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सचिन गुजर और मैं आप सभी लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं एमएस एंड पीडी और फार्मा में जितने भी बेस्ट एमसीक्यूज़ जो कि नर्सिंग एग्ज़ाम्स में आने वाले होते हैं उनसे रिलेटेड ये क्लास होने वाली है, जो कि हमारे नर्सिंग एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट एमसीक्यू की ये क्लास होने वाली है। मैं आप सभी लोगों को पढ़ा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है कि नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न इज़ क्या होता है। तो चलिए मैं इसका आप सभी लोगों को आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर राइट जो आंसर है वो होगा 2.5 से 3.5 kg। तो इसका मैं एक आप सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ कि नॉर्मल फुल टर्म न्यूबॉर्न का वेट जो होता है वो 2.5 से 3.5 kg होता है। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जैसा कि आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, ये अच्छी फीटल ग्रोथ और न्यूट्रिशन को दिखाता है। और 2.5 केजी से कम वेट का लो बर्थ वेट कहलाता है, यानी कि 2.5 से जितने भी बच्चे कम वेट के होंगे वो लो बर्थ वेट के होंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच रिफ्लक्स इज प्रेजेंट एट बर्थ। कौन सा रिफ्लक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मोरो रिफ्लक्स। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ सकते हैं कि मोरो रिफ्लक्स ये इसका आंसर होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि मोरो रिफ्लक्स को सेटल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये जन्म के समय होता है और ये 4 से 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। ये सीएनएस के नॉर्मल बोन का साइन है। ठीक है, मतलब सीएनएस के मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नॉर्मल बोन का होने का साइन है। ठीक है, हमारा आज का थर्ड जो है एमसीक्यू जो है वो है कि फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इज। पहला साइन हाइपोक्सिया का क्या हो सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को इसका आंसर बताता हूँ कि जो फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया जो है वो है टेकीकार्डिया। ये वाला है इसका आंसर, टेकीकार्डिया। तो इसका एक बार मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ कि हाइपोक्सिया में बॉडी से पहले कंपनसेट करता है। हाइपोक्सिया में बॉडी पहले कंपनसेट करती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो, और साइनोसिस बाद का साइन होता है। ठीक है, तो हमारा आज का फोर्थ एमसीक्यू जो है वो है ये वाला कि ग्लासकोमा स्केल इज यूज्ड टू असेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा कॉन्शियसनेस। ग्लासकोमा स्केल का यूज़ किस लिए किया जाता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉन्शियसनेस के लिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी कि जीसीएस कॉन्शियसनेस का लेवल असेस करता है। आई वर्बल मोटर रेस्पॉन्स दिख जाता है। स्कोर 3 से 15 तक होता है। ठीक है, आज का हमारा जो फिफ्थ एमसीक्यू जो होगा वो होगा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आयन इंजेक्शन इन इन्फेंट इज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वास्टस लेटेरिस। वास्टर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आयम की मतलब कि आयम इंजेक्शन की इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट जो है वो होती है वास्टस लेटेरियालिस। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप जैसे कि आप सभी लोग पढ़ सकते हैं कि इन्फेंट में भी ये मसल्स अच्छी तरह डेवलप होती है, नर्व इंजरी का रिस्क कम होता है और इसलिए इन्फेंट में ये प्रीफर्ड साइट है। इंजरी को कम करने के लिए सबसे प्रीफर्ड साइट है ये। ठीक है, आज का हमारा छठा जो एमसीक्यू जो होगा वो होगा कि ये वाला कि ड्रग यूज टू ट्रीट फीवर एंड पेन इज। कौन सी ड्रग इनमें से फीवर और पेन को ट्रीट कर सकती है। तो जो इसका आंसर वो होगा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इसका आंसर होगा ये वाला पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल सेफ एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, मतलब कि एनाल्जेसिक का मतलब जो होता है वो होता है कि पेन को रिड्यूस करती है, और एंटीपायरेटिक का मतलब कि ये फीवर को कम करती है। सभी एज ग्रुप में यूज़ होती है। ठीक है, ठीक है। ओवरडोज से लीवर डैमेज हो सकता है।
अगर हम पैरासीटामोल लेंगे तो जो ओवरडोज है इसकी वजह से हमारा लीवर भी डैमेज हो, वो तो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। अगर किसी भी किसी भी मेडिसिन को अगर हम ज़्यादा लेंगे तो वो लीवर को डैमेज करेगी ही करेगी। ठीक है, इससे डेथ का रिस्क भी बढ़ सकता है। ठीक है, फिर बाद में आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंडीशन कोज विजिंग। निम्न में से कौन सी कंडीशन जो है विजिंग का कारण बन सकती है। ठीक है, तो जैसे कि इसका आंसर जो है वो होगा अस्थमा। अस्थमा जो है विजिंग का कारण बन सकती है। अस्थमा में एयरवे नैरो हो जाती है। अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है कि जो एयरवे है वो नैरो हो जाती है, मतलब कि सिकुड़ जाती है। इसे विस्लिंग साउंड या विजिंग होती है, जिससे कि क्या होती है, कौन सी साउंड होती है, विजिंग साउंड होती है। ये रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, हमारा आज का जो 8वां एमसीक्यू होगा वो होगा कि नॉर्मल एडल्ट रेस्पायरेटरी रेट इस कितनी हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 से 20 पर मिनट, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो है 12 से 20 इसका आंसर होगा। और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एडल्ट में नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज़ 12 से 20 होता है। एक्सरसाइज और फीवर में बढ़ जाती हैं ये, जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं और फीवर की कंडीशन में जो है ये रेट बढ़ सकती है। नींद में कम हो जाती हैं। ठीक, नींद आने पर जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है, लेने की रेस्पिरेशन करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है जब हम सोते रहते हैं। ठीक है, विच कंडीशन इज़ एन ओपोइड एंटागोनिस्ट। कौन सी ड्रग ओपोइड एंटागोनिस्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉलोक्सोन। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग पढ़ सकते हैं नॉलोक्सोन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा नॉलोक्सोन। ठीक है, नॉलोक्सोन ओपोइड ड्रग के इफेक्ट को रिवर्स करता है। ओपोइड ओवरडोज में यूज़ होता है और रेस्पिरेशन का सुधरता है। ओपोइड्स ओवरडोज में यूज़ होता है। ठीक है, ओवोड जब किसी भी दवाई को जब हम ओवरडोज ले लेते हैं तो ओपोइड्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पर, और रेस्पिरेशन को सुधारता है क्या, नॉलोक्सोन ओपोइड्स एंटागोनिस्ट है जो कि। ठीक है, अब हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम कि फर्स्ट स्टेप इन शॉक मैनेजमेंट इज़। पहला स्टेप जो कि शॉक मैनेजमेंट में ले सकते हैं हम। सबसे पहला स्टेप जो कि हम शॉक मैनेजमेंट में करेंगे वो करेंगे हम ऑक्सीजन थेरेपी। पहला स्टेप जो कि हम किस में करेंगे, पहला स्टेप शॉक मैनेजमेंट का ये होता है ऑक्सीजन थेरेपी देना। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन शॉक में टिश्यू ऑक्सीजन कम हो जाती है, सबसे पहले ऑक्सीजन देना ज़रूरी होता है शॉक में। ठीक है, शॉक की जब भी कंडीशन होगी तब हम देंगे क्या, ऑक्सीजन थेरेपी। ये लाइफ सेविंग इनिशियल स्टेप है। ठीक है, लाइफ सेविंग है भाई, करना ही पड़ेगा ये वाला स्टेप तो। ठीक है, हमारे आज के नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जो कि है 11th नंबर का, विच विटामिन इज़ फेट सोल्यूबल। कौन सा विटामिन फेट सोल्यूबल है। ठीक है, विटामिन ए। जो इसका आंसर जो होगा वो होगा विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए क्या क्या कर सकता है देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। विटामिन ए फेट में डिसोल्व होता है। ठीक है, ये बॉडी में स्टोर हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिसिटी हो सकती है, ज़्यादा मात्रा में अगर हम कर लेंगे तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू होने वाला है वो है कि 12th नंबर का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर ड्यू टू। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर ड्यू टू जो होता है वो होता है। ठीक है, ओवर यूज़ की वजह से जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। मतलब कि अगर किसी भी एंटीबायोटिक ओवर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से रेजिस्ट मतलब कि रेजिस्टेंस हो सकता है। वो जो हमारी टेबलेट जो होती है, जो भी हम किसी भी बीमारी में लेते हैं वो काम करना ही बंद कर देती है किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है।
उस कंडीशन में अगर हम एंटीबायोटिक का लगातार यूज़ करेंगे तो वो रेजिस्टेंस का मतलब कि वो मेडिसिन ही काम करना बंद कर देगी। तो इसका जो आंसर होगा ओवर यूज़ की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर। रेजिस्टेंस क्यों होता है? सबसे ज़्यादा ओवर यूज़ करने की वजह से जो है रेजिस्टेंस हो सकता है उस टेबलेट का। तो एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ रेजिस्टेंट बढ़ाता है। बैक्टीरिया जेनेटिकली अडेप्ट कर लेते हैं, इससे मेडिसिन इनफेक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया है। ठीक है, आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है वो है 30 नंबर का, विच ड्रग रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। निम्न में से कौन सी ड्रग जो है ओमेप्रोजोल, मेटमॉर्फिन, मेटफोर्माइन, फ्यूरोसमाइड और एटेनॉल ऐसे जो है विच ड्रग रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, रिड्यूस कर देती है? कौन सी ड्रग निम्न से को जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करती है? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल क्या करती है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को, जो कि हमारे स्टोमक के अंदर होता है, उसको रिड्यूस कर देती है। गैस्ट्रिक एसिड को ही रिड्यूस कर देती है कौन सी मेडिसिन? ओमेप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ये एसिड सिक्रेशन कम करता है। पीयूडी और गढ़ यानी कि गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिसीज़ में यूज़ होती हैं। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है कि नॉर्मल ब्लड पीएच क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7.35 से 7.45। ब्लड पीएच नैरो रेंज में मेंटेन होता है। लंग्स और किडनी इससे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पीएच कम हो तो एसिडोसिस हो सकता है होता है। अगर पीएच ही कम हो जाएगा तो क्या होगा कि एसिडोसिस की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू जो होगा, विच ड्रग इज़ यूज्ड इन हाइपरटेंशन। निम्न में से कौन सी ड्रग हाइपरटेंशन में यूज़ होगी? ठीक है, तो इसका जो आंसर वो होगा एटेनॉल। हाइपरटेंशन की कंडीशन में जो है हम एटेनॉल देंगे किसी भी पेशेंट को जो कि हाइपरटेंशन की कंडीशन से जूझ रहा है। एटेनॉल एक बीटा ब्लॉकर है, ये हार्ट रेट और बीपी कम करता है। हाइपरटेंशन के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, हाइपरटेंशन के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होता है? एटेनॉल। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे 15 एमसीक्यू आज की वीडियो में पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी इसी से रिलेटेड होगी। गवर्नमेंट नर्सिंग के गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एमसीक्यू आएंगे वो आप सभी लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली बारी नेक्स्ट वाली वीडियो में।